हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि हमारे क्लास 10th का टॉपिक है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। वह क्रिया जिसमें अभिक्रमक आपस में मिलकर उत्पाद बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं, जब कोई भी चीज़ मिलकर एक नई चीज़ का उत्पादन कर रही है तो उस प्रक्रिया को या उस क्रिया को हम क्या नाम देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया नाम देते हैं। अब इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है, जैसे भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना या दही का बनना। तो ये चारों ही चीज़ें हमारी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत होती हैं। इसके अलावा जैसे पौधे अपना खाना बनाते हैं तो वो प्रक्रिया भी रासायनिक अभिक्रिया का ही भाग है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अभिक्रमक एवं उत्पाद। अभिक्रमक और उत्पाद क्या होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि जो अभिक्रमक हैं वो आपस में मिलके नए उत्पाद बनाते हैं। तो जो चीज़ें बनाने में भाग लेती हैं, जिस चीज़ को मिला के हम नई चीज़ बनाते हैं तो उस चीज़ को हम अभिक्रमक कहते हैं, और जो बनने के बाद तैयार हो जाती हैं उन चीज़ों को हम उत्पाद कहते हैं। तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिक्रमक कहते हैं, और जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। अब जैसे कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या है, कुछ बदलाव होते हैं, उस अभिक्रिया के दौरान कुछ बदलाव हो रहे होते हैं, तो हम वो देखते हैं क्या क्या बदलाव होते हैं। जैसे कोई गैस निकलना, किसी चीज़ का रंग बदलना, तापमान बदलना, अवस्था में परिवर्तन आना। जैसे कोई चीज़ अगर हमारी लिक्विड थी तो वो सॉलिड हो जाएगी, सॉलिड है तो वो लिक्विड हो जाएगी, या गैस में बदल जाएगी तो वो अवस्था में परिवर्तन होना, सुगंध या दुर्गंध का आना। इसके बाद आता है हमारा शब्द समीकरण। शब्द समीकरण अब आता है हमारा शब्द समीकरण। शब्द समीकरण में क्या होता है, जैसे हमें कोई आपकी अभिक्रिया दे दी, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के हमारा क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो हम उसको अपने शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, कार्बन को कार्बन इस तरीके से लिखेंगे, ऑक्सीजन और यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद आता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। जैसे हमारी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसको संतुलित करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जितनी चीज़ हम डालेंगे बनाने के लिए उतनी ही चीज़ें बन के निकल के आती हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में काफ़ी बार क्या होता है कि जितनी चीज़ें हमने डाली हैं उतनी ही चीज़ें नहीं निकल के आती, तो उस चीज़ को हमें, उस अभिक्रिया को हमको क्या करना है, संतुलित करना पड़ता है। तो उस अभिक्रिया को संतुलित करने के कुछ नियम होते हैं, तो वो देख लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। इसको हम क्या एक द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। ये आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है द्रव्यमान संरक्षण नियम के नाम से, कि द्रव्यमान संरक्षण नियम को समझाइए। तो आपको बस यही लिखना होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। इसीलिए अभिक्रमक और उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा बराबर होना चाहिए। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अब वो संख्या समान कैसे होती है तो वो हम अभी देखने वाले हैं कैसे करना है उसको। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के तरीके, जैसे हमारे पास एक समीकरण या एक मतलब अभिक्रिया आती है हमारे पास, Fe मतलब आयरन प्लस H2O, जिसको हम जल या फिर वाटर भी बोल देते हैं, वो हमारा क्या बनाता है, Fe3O4 बनाना है, और H2 हमारी गैस होती है तो वो निकल जाती है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुछ प्रेक्षण होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं, तो वो बदलाव क्या है, जैसे गैस का निकलना या रंग बदलना। तो यहाँ पे क्या है, इस अभिक्रिया के दौरान क्या है, यहाँ पे ये H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अब बात ये है कि यहाँ पे हम इसको संतुलित कैसे करेंगे। संतुलित कैसे करना है, जैसे यहाँ पे हमारे जो आयरन है Fe है वो 1 है, लेकिन इधर साइड कितने हैं, 3, Fe3। तो उस चीज़ को हमें संतुलित करना ज़रूरी होता है। उसका हमने रीज़न भी अभी पढ़ा ऊपर, कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार जो अभिक्रियाएं होती हैं तो उसमें जो द्रव्यमान होता है वो ना तो हम उसका कोई निर्माण कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं। तो जितना हमारा इधर साइड होगा, मतलब दोनों साइड हमारे इक्वल होना ज़रूरी होता है। अब वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एक टेबल बनानी होती है। टेबल में सबसे पहले हमें वो तत्व लिख लेने चाहिए जो जो चीज़ें आपको
जो जो आपको इसमें दिए हुए हैं, जैसे Fe मतलब आयरन दिया हुआ है, H2 मतलब हाइड्रोजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। मतलब हम पहले इन तीनों तत्वों को अलग से लिख लेंगे एक टेबल में, Fe, H और O। फिर हम क्या करेंगे, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड के काउंट करके लिखेंगे और फिर एक साइड राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे Fe कितने हैं, 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। हाइड्रोजन कितने हैं इधर साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 2, तो हमने 2 लिख लिया। और ऑक्सीजन कितना है, 1। अब हम राइट हैंड साइड में काउंट करेंगे, उत्पाद की साइड में। इसमें Fe कितने आयरन, 3, तो हमने 3 लिख लिया। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो 4 लिख लिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो हमने ये 2 लिख लिए। तो अब हमें क्या करना होगा, इनको संतुलित करना होगा, इक्वल करना होगा। तो इक्वल कैसे करेंगे, इसका बहुत ही आसान तरीका है, तो वो मैंने उसके लिए दूसरी वीडियो बनाई है, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे आपका 1 दिया हुआ है, ऑक्सीजन इधर साइड 1 है, इधर साइड 4 है, तो हमें इधर साइड बढ़ाने हैं। तो जितने नंबर इधर साइड हैं तो उसकी मल्टीप्लाई इधर करा दो 1 से, तो 1 4 जा 4 हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे। ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हमारा क्या है, जैसे हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ गया तो हाइड्रोजन भी बढ़ेंगे, हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो हमारा इधर भी बढ़ जाएगा। तो मतलब वो पूरा संतुलित करने का मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी अच्छे से, तो आप जाके चैनल को चेक कर लीजिएगा। इसके आगे हमने ये संतुलित करके यहाँ पे ये लिख दिया 3Fe प्लस F4H2O, जो कि हमारा Fe3O4 प्लस 4H2 हमारी ये आपकी अभिक्रिया है, ये संतुलित होने के बाद ये वाली अभिक्रिया आएगी। अब इसके बाद आता है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एग्जाम के लिए, कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये चीज़ आपका लिखने के लिए मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ जाता है और MCQ फॉर्म में भी इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनकर आते हैं। तो हमारे टोटल कितने प्रकार हैं, 8 प्रकार है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अनॉक्सीकरण, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेक्षी। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड्स में ज़रूर पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हमारे ज़रूर बनते हैं और MCQ भी पूछे जाते हैं। वो कैसे बनते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। इसके बाद आता है यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है कि जब हम किसी 2 चीज़ों को जोड़कर एक नई चीज़ को बनाते हैं तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, A प्लस B को जोड़ के C बनाया, C प्लस O2 को जोड़ के CO2 बनाया, H2 प्लस O2 को जोड़ के H2O बनाया। अब जैसे ये H2 प्लस O2 वाली अभिक्रिया है, ये हमारी बैलेंस नहीं है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। इसके बाद आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन में क्या होता है कि जब कोई चीज़ टूटकर एक नई चीज़ बना रही होती है। अभी तक हमने पढ़ा कि 2 चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बना रही है, अब हम पढ़ेंगे कि एक चीज़ टूटकर 2 नई चीज़ बना रही है, तो उस अभिक्रिया को हमने क्या नाम दे दिया, वियोजन अभिक्रिया। जैसे A है, A क्या बना रही है टूटकर, B प्लस C। जैसे 2H2O है, A टूटकर क्या बना रही है, H2 प्लस O2। CaCO3 है तो वो क्या क्या बना रही है, CaO और CO। तो ये हमारा क्या है, वियोजन और संयोजन में क्या अंतर है। संयोजन अभिक्रिया में 2 चीज़ें जुड़कर एक नई चीज़ बनाती है, और वियोजन में एक चीज़ टूटकर 2 चीज़ें बना रही होती है। तो अगर एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी, एक अभिक्रिया दे दी जाएगी, तो उसमें आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, जैसे C प्लस O2 और क्या बना रहा है, CO2। तो आपको इसमें देखना होगा कि जुड़कर 2 चीज़ बना रही है या तोड़कर मतलब टूटकर 2 चीज़ बना रही है ना। तो वो चीज़ आपको देखना होगा और फिर उसमें आपको सही टिक लगाना होगा कि ये संयोजन है या वियोजन है। इसके बाद आती है हमारी विस्थापन। विस्थापन का मतलब ही ये होता है कि अपनी जगह को बदलकर दूसरी जगह पर चले जाना। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे ये वाली आपको इक्वेशन दी हुई है Fe प्लस CuSO4, तो ये क्या कर रहा है, FeSO4 प्लस Cu। इसमें क्या होता है कि जिसका आपका अधिक रिएक्शन होता है, अधिक रिएक्शन कर सकता है, तो वो दूसरे वाले को, कम रिएक्शन वाले तत्व को हटा के उसकी जगह पर आ जाता है। जैसे इसमें Fe ने Cu को हटा के SO4 के साथ आ गया, FeSO4 प्लस Cu बना लिया, तो इसमें विस्थापन हुआ है। एक तत्व ने दूसरे तत्व को हटाकर उसकी जगह ले ली, तो उसमें क्या हुआ है, विस्थापन अभिक्रिया हुई है। इसके बाद आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, जैसे हमने अभी पढ़ा कि विस्थापन का मतलब होता है कि एक जगह जो ज़्यादा रिएक्टिव तत्व है वो लेस रिएक्टिव तत्व को हटा देती है, जो कि जिसमें क्या है, द्वि मतलब दो जो तत्व हैं वो अपनी जगह बदलते हैं। तो जैसे कि आप एग्जांपल से समझिए, NaSO4 प्लस BaCl2 है, तो इसमें क्या है, Na जो है वो Cl के साथ चला गया और Ba जो है वो SO4 के साथ चला गया, तो हमारी क्या नई रिएक्शन बनी, BaSO4 प्लस 2NaCl। इसके बाद आता है हमारा उपचयन, मतलब अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। इसके दूसरे नाम भी होते हैं, इसको हम अनॉक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं और इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ये हमारी रिएक्शंस हैं,
Zn+O को C के साथ कराएंगे तो इसमें क्या है, ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो वो अपचयन अभिक्रिया है। जैसे CuO को H2 है तो H2O बन जाएगा तो वो क्या हो गई, हमारी अपचयन अभिक्रिया हो गई। इसमें हाइड्रोजन की जो है वो वृद्धि होती है। इसमें क्या है, उपचयन में क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो जाके जुड़ जाएगा दूसरे के साथ। मतलब दोनों में बहुत ही मामूली सा अंतर होता है, वो समझने के लिए उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। इसके बाद आता है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, जब किसी धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खराब हो जाना या उसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। मतलब कि जो, जैसे हम इजी लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे जो घरों के दरवाजे हैं उनमें जंग लग जाता है तो वो किसकी वजह से होता है कि जो पानी का और जो ऑक्सीजन का जो नया अभिक्रिया हो रही है तो उसकी वजह से संक्षारण कहते हैं हम इसको। किसी धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खराब हो जाना या उसके गुणों में परिवर्तन होना तो धातु का संक्षारण कहलाता है। जैसे उदाहरण, लोहे में जंग लगना, या फिर हम जैसे अचार होते हैं, घरों में अचार खराब हो जाते हैं हवा लगने से तो वो चीज़ें, उसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि जंग लगने के क्या क्या कारण होते हैं। तो एक तो होता है हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति और दूसरा होता है जल। जंग लगने से बचने के उपाय, लोहे की वस्तुओं को पेंट करके रखें, लोहे की वस्तुओं पर तेल या ग्रीस लगाएं, हवा तथा जल से बचाएं, तांबे की परत चढ़ाएं। तो ये हमारे कुछ उपाय हैं जिससे हम जंग लगने से बचा सकते हैं। थैंक यू। आज का हमारी ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।